हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस से साथियों यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो साथियों ये वाली क्लास आपके यूपी पुलिस की क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है साथियों। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी साथियों ये क्लास पढ़ने को मिल जाए। तो साथियों हमारी यूपी पुलिस मॉडल पेपर साथियों हमारा 8 होने वाला है। वो बाकी के साथियों सभी चैनल पर जाके जरूर देखना, नहीं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साथियों, आप वहां से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों, रिपीटेड क्वेश्चन। तो साथियों एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो बताइए साथियों। सऊदी अरब, यमन, इराक या फिर डी ईरान। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा इसका। तो साथियों सही आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब। साथियों सऊदी अरब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एशिया के निम्न देशों में से साथियों कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो साथियों आपको सऊदी अरब को याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों आपके ऑप्शन में यमन है, तो यमन के बारे में जान लेते हैं। यमन की मुद्रा साथियों यमनी रियाल होती है। क्या यमनी रियाल होती है। और सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश साथियों कौन सा है, आपके एग्जाम में पूछ ले सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश, तो आपको याद रखना है अमेरिका साथियों, अमेरिका आपको याद रखना है। और एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र पूछ ले तो आपको डिगबोई लगाना है। क्या सर जी, डिगबोई लगाना है आपको। और आपसे पूछ ले भारत को कौन सा देश पेट्रोल सप्लाई करता है, तो भारत को कौन सा देश पेट्रोल सप्लाई करता है, तो सही आंसर आपका रूस के साथ जाएगा। ये साथियों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना, आपके साथियों एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। बताइए साथियों कौन सा है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा। क्या सर जी, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य क्या हमारा असम, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों भारत में पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना आपकी 1886 ईस्वी को होती है। क्या सर जी, हमारी 1886 ईस्वी में साथियों भारत में पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना होती है। और वर्तमान में असम की बात है तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री साथियों हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। आपसे पूछ ले असम के वर्तमान मुख्य राज्यपाल कौन है, तो याद रखना है आपको गुलाब चंद कटारिया को आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले असम राज्य की स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना है 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को असम राज्य की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे असम की राजधानी, तो आपको लगाना है दिसपुर। क्या सर जी, दिसपुर आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है। और आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक मिल जाएगी, जाके आप उसको वहां से पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला है आपका, असम के किस उत्पादक को हाल ही में GI टैग मिला है, वो बताइए साथियों। असम के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है, तो आपको याद रखना है चौकुआ चावल के लिए हाल ही में साथियों इन्हें GI टैग दिया गया। क्या सर जी, GI टैग दिया गया है आपका चौकुआ चावल के लिए पूछे तो साथियों असम राज्य को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए साथियों किस नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो हो जाएगा आपका अपघटन करने वाले। क्या? अपघटन करने वाले, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अपघटन करने वाले। जो साथियों मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को साथियों अपघटन करने वाले, अपघटन करने वाले नाम से इनको जाना जाता है। क्या? अपघटन करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा, भूजल रिस के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम स्तर यानी कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जेल को क्या कहते हैं? साथियों क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल का है, सही ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर काफी बढ़िया तरीके से दे सकती हो। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। आपको याद रखना है, जो भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में होता है, इस जेल को क्या कहते हैं? अब आपको बताना है जो बीच में होता है साथियों, इसी जेल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका एक्वीफर कहते हैं। क्या सर जी? एक्वीफर, बिल्कुल आपको सही आंसर लगाना है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देखता हूं साथियों, इसका आंसर आप क्या लिखते हैं? क्या सर जी इसका आंसर आप लिखोगे या नहीं? तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। और सभी भाई लोग इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको किसी भी तरीके से देना है। क्या सर जी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है? तो जी हाँ सर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में लिख देना है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। आपको इसका आंसर कमेंट में लिख देना है। चलिए देखते हैं साथियों हमारे स्टूडेंट कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बाकी साथियों इससे और अदर क्वेश्चन बनते हैं तो उनके ऊपर नजर डालते हैं। विषाणु की खोज आपसे पूछे तो विषाणु की खोज साथियों 1892 ईस्वी में होती है। और किसने की थी साथियों? तो आपका हो जाएगा इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने साथियों इसकी खोज की थी। आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे हैजा की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या सर जी हैजा की बीमारी से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो आपको आंत लगाना है। क्या सर जी आंत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब हैजा हो जाता है। और आपका पूछ ले जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, क्षय रोग हो जाएगा, आपका निमोनिया हो जाएगा और हो जाएगा आपका टाइफाइड। साथियों ये तीनों रोग साथियों आपके जीवाणु से होते हैं। क्या सर जी जीवाणु से होते हैं। आपके ऑप्शन में क्षय रोग हो तो क्षय रोग लगाना है, निमोनिया हो तो निमोनिया लगाना है और टाइफाइड हो तो टाइफाइड लगाना है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक होटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? बताइए साथियों फ्रैंक हिटलर द्वारा इनमें में से किसका आविष्कार किया गया? विद्युत चुंबक तत्व, बेंजीन या तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, या फिर सी विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, या फिर डी जेट इंजन। बताइए साथियों जो फ्रैंक होटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो जेट इंजन का इन्होंने आविष्कार किया था। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक हिटलर ने साथियों जेट इंजन के आविष्कार किया था, जेट इंजन का। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विद्युत चुंबक तत्व की खोज साथियों आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत चुंबक। तो साथियों विद्युत चुंबक की खोज आपकी 1825 ईस्वी में होती है। और कहाँ पर होती है? तो इंग्लैंड में होती है। और इसको किसने खोजा था? विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? तो विलियम स्टर्जन ने की थी। क्या सर जी विलियम स्टर्जन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपसे पूछे विद्युतीय प्रवाह प्रेरण की खोज किसने की? तो साथियों माइकल फैराडे ने की थी। और कब की थी? तो 29 अगस्त 1831 ईस्वी। आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन में बेंजीन भी दिया गया है। तो बेंजीन के खोजकर्ता आपके 1800
34 में होती है इसकी खोज। कब होती है व्यंजन की? 18 से 34 में इसकी खोज होती है। और किसके द्वारा की गई थी? तो मिट सरले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्या सर जी? मिट सरले, आपको याद रखना है। और तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, तो साथियों इनको अपने नोट्स में नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर दी वाजपेयी यर्स नामक किताब के लेखक कौन है? वो बताइए साथियों, कश्मीर दी वाजपेयी यर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन होंगे साथियों? तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी साथियों, ए एस दुलत। क्या सर जी? ए एस दुलत इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। 7 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, यानी कि ए और एस दौलत साथियों आपके ये लेखक हो जाएंगे कश्मीर द वाजपेयी यर्स के। तो एस दौलत की साथियों ये पुस्तक है। अन्य पुस्तक के बारे में जानते हैं तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। इंपोर्टेंट है सभी पुस्तकें, नोट करते जाना। साहित्य लहरी के लेखक कौन है साथियों? जो साहित्य लहरी है उसके लेखक हो जाएंगे आपके सूरसागर, आपको याद रखना है। और आपका अगला है इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? तो आपको याद रखना है अब्दुल कलाम आज़ाद। साथियों ये जो पुस्तकें हैं साथियों, मैं आपको ये पुस्तकें पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा साथियों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई हैं, तो आपको इनको नोट करते जाना है। तो साथियों साहित्य लहरी के आपके सूरसागर हो जाएंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के हो जाएंगे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, और आपके हो जाएंगे द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपके अखिलेश तिलोतिया। क्या सर जी? अखिलेश तिलोतिया को याद रखना है। और आपसे पूछ ले एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट पुस्तक आपकी यहाँ पर अष्टाध्यायी होने वाली है। क्या सर जी? अष्टाध्यायी होने वाली है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे पाणिनि हो जाएंगे साथियों। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि द्वारा लिखी गई। आपको सभी इंपोर्टेंट है साथियों, इनको अपने नोट्स में नोट करके रखना। क्या पता आपके एग्जाम में साथियों आने वाला क्वेश्चन इनमें से ही हो जाए। तो चलिए इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। बाकी अगला देखते हैं, और आपसे पूछ ले आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर को लागू हुआ। वो बताइए साथियों कब लागू हुआ? वो बताइए साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। वो बताइए साथियों कौन सी सन में हुआ? तो करेक्ट आंसर आपका 2009 में। क्या सर जी? 2009 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। वो बताइए साथियों, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज, यानी कि सर जी हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। तो क्या हो जाएगा सर जी? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा साथियों जालौन। क्या सर जी? जालौन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जालौन। आपको जालौन को याद रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो बताइए साथियों कहाँ से इन्होंने स्थानांतरित की थी? लखनऊ में स्थानांतरित की थी राजधानी, बताइए कहाँ से की थी? तो आपका करेक्ट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। क्या सर जी? इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद आपको याद रखना है। तो आगरा और मगध अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। आपको याद रखना है कहाँ से स्थानांतरित की थी, तो आपको इलाहाबाद से लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हैं। वो बताइए साथियों, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हैं। कहाँ पर है साथियों? वो बताइए कहाँ पर हो जाएगा?
तो हो जाएगा आपका देवरिया। क्या सर जी? देवरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन आपका ए में हो जाएगा देवरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, नोट कर लेना। तो आपका गौतम बुद्ध की माता कौन से वंश से थी, आपको याद रखना है कौन से वंश से थी। तो साथियों ये कोलीय वंश से थी। क्या सर जी? कोलीय वंश आपको याद रखना है। आपसे पूछे गौतम बुद्ध का पुराना नाम, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ याद रखना है साथियों। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य को याद रखना है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य हो जाएंगे आनंद हो जाएंगे। क्या सर जी? आनंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, आपको ये भी लिखना है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व साथियों नेपाल के लुम्बिनी जिले में इनका जन्म हुआ था। क्या सर जी? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में है, जो डैश में है, बताइए साथियों। जो वाल्मीकि का आश्रम अभी ब्रह्मव्रत में है, जो कहाँ पर है बताइए साथियों। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो सर जी आपका हो जाएगा बिठूर। क्या सर जी? बिठूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिठूर में है। तो साथियों जो वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में है, जो अब बिठूर में है, तो साथियों आपको बिठूर याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, इनसे कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं साथियों। वाल्मीकि के गुरु कौन थे? वाल्मीकि के गुरु आपको याद रखना है नारद मुनि थे। क्या सर जी? नारद मुनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नारद मुनि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे वाल्मीकि ने रामायण कहाँ लिखी? वाल्मीकि ने रामायण कहाँ लिखी? तो आपको लिखना है बिठूर कस्बे में। क्या सर जी? बिठूर कस्बे में इन्होंने रामायण को लिखा था। और इनसे पूछ ले रामायण का पुराना नाम क्या था? तो रामायण का पुराना नाम हो जाएगा रामचरितमानस। क्या सर जी? रामचरितमानस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1985 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अब साथियों ये बताना है आपको, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन सा नामक पहला हिंदी समाचार निकाला, जिसे साथियों गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित किया वो साथियों, उन्होंने 1845 में कौन सा समाचार पत्र निकाला बताइए साथियों। तो कौन सा निकाला? तो आपको याद रखना है बनारस अखबार। क्या सर जी? बनारस अखबार साथियों इन्होंने प्रकाशित किया था गोविंद रघुनाथ ने। क्या सर जी? गोविंद रघुनाथ ने बनारस अखबार को याद रखना है आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों आपका क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र आपका उदंत मार्तंड हो जाएगा। आपसे पूछे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो आपको रखना है ऑर्डर जितुंग। क्या सर जी? ऑर्डर जितुंग बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र, और प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा ऑर्डर जितुंग, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले पहला समाचार पत्र कब स्थापित हुआ था? तो पहला समाचार पत्र आपका 30 मई 1826 ईस्वी, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अब पूछे आपसे भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में समाचार पत्र, भारत की बात हो रही है साथियों, तो भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा। क्या सर जी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की हो जाएगा। और आपको पूछ ले बंगाल के गजट के संपादक कौन है? बंगाल गजट के संपादक पूछे तो आपको लगाना है जेम्स अगस्त को लगाना है। क्या सर जी? जेम्स अगस्त बिल्कुल सही आंसर है। और आपसे पूछे महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सर्वप्रथम उन्होंने कौन सी पत्रिका को संपादित किया था? सर्वप्रथम की बात है साथियों ये। तो सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका थी महात्मा गांधी की? तो आपको याद रखना है यंग इंडिया। क्या सर जी? यंग इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था।
बताइए साथियों, किसकी तर्ज पर उन्होंने बहुत बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ठुमरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, ठुमरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान हुसैन सर की एक महान संगीतकार थे और इन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बहुत बड़ा ख्याल विकसित किया था। ठुमरी आपको याद रखना है। जौनपुर की बात हुई है तो जौनपुर के बारे में जान लेते हैं साथियों। सरकी वंश की भी बात हुई है तो सरकी वंश का संस्थापक आपको याद रखना है। पिछले क्वेश्चन साथियों आपका आया था, सरकी वंश का संस्थापक आपका मलिक उल सर्क हो जाएगा। क्या सर जी? मलिक उल सर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकी वंश का संस्थापक। और आपसे पूछ ले जौनपुर के संस्थापक कौन है? तो जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे आपके, यानी कि जौनपुर के संस्थापक साथियों फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अब पूछ ले आपसे भारत में पहला राजवंश किसका था? तो साथियों आपको याद रखना है मौर्य राजा का, साथियों मौर्य साम्राज्य का था साथियों पहला राजवंश। चलिए अगला है आपका जौनपुर जिले का सबसे बड़ा गांव आपको याद रखना है। क्या सर जी? आपसे पूछ ले जौनपुर जिले का सबसे बड़ा गांव, तो आपको माघी पट्टी याद रखना है। क्या सर जी? माघो पट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश की डैश में स्थित है? बताइए साथियों। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी मुर्मू से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? बताइए साथियों किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों कौन से जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों फर्रुखाबाद। क्या सर जी? फर्रुखाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये फर्रुखाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे किया था। बढ़िया क्वेश्चन साथियों, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए साथियों उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था साथियों आपका? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। का सर जी? लॉर्ड डलहौजी आपको याद रखना है। क्या सर जी? लॉर्ड डलहौजी ने साथियों लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी को याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे। तो साथियों ब्रिटिश की बात हुई है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको याद रखना है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे भारत में पहली ट्रेन का नाम कौन सा है? ट्रेन की बात क्वेश्चन में हुई है तो यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। तो भारत में प्रथम जो ट्रेन चली थी साथियों उसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना है रेड हिल रेलवे। क्या सर जी? रेड हिल रेलवे आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले बंगाल का वायसराय कौन है? क्या सर जी? बंगाल का वायसराय पूछे आपसे तो लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। क्या सर जी? लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। आपसे पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू याद रखना है आपको। क्या सर जी? सरोजनी नायडू याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हो सकते हैं साथियों, मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र से के साथ जुड़े हुए हैं साथियों? बताइए। अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? वो बताइए साथियों। अरविंद पारेख की बात हो रही है। क्या सर जी? अरविंद पारेख की बात हो रही है सर जी। तो ये तो हमें पता है किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई? तो आपका ये सितार हो जाएगा। क्या सर जी? सितार हो जाएगा, हमें तो ये पता था पहले से। सितार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सर जी? सितार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। संगीत की बात हुई है तो संगीत के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों के जनक आपको पता है कौन है? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो साथियों संगीत वाद्य यंत्रों के जनक माने जाते हैं साथियों। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने साथियों संगीत स्टार्ट किया था। तो संगीत का जो वाद्य यंत्रों के जनक है वो आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। आपसे पूछे पहला संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तो पहला संगीत वाद्य यंत्र आपको बांसुरी को याद रखना है। क्या सर जी? बांसुरी को याद रखना है। आपसे पूछे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका बीड़ा हो जाएगा। क्या सर जी? बीड़ा आपको याद रखना है। आपसे पूछे तानसेन ने किस वाद्य यंत्र की खोज की थी? साथियों ये भी म्यूजिक से संबंधित है, यानी कि ये भी म्यूजिक से संबंधित है। साथियों बताइए तानसेन ने किस वाद्य यंत्र की खोज की थी? तो इन्होंने रुद्र बीड़ा की खोज की थी। तो साथियों किसके दरबार में वाद्य यंत्र से बजाते थे? तो साथियों आपको पता होना चाहिए अकबर के सर जी। अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। और साथियों ये काफ़ी अच्छी बीन बजाते थे। क्या सर जी? काफ़ी अच्छी बीन बजाते थे, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताइए साथियों भारत का संविधान अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? आपको याद रखना है किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है साथियों, तो आपको याद रखना है आपका दोषी सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण साथियों इस अनुच्छेद में शामिल है। यानी कि कोई भी अपराध, कोई भी दंड आपको जो आपका अनुच्छेद 20 है साथियों, अनुच्छेद 20 आपका दोषी सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण करना साथियों इसके अंदर पूरा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है जीवन का अधिकार, यानी कि जीवन के अधिकार साथियों इसमें निहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को देश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। और बताइए साथियों कितने राज्यों को? हाँ इसमें पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को देश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपको याद रखना है 6 साथियों। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। किसके? आर्टिकल 21A के तहत। क्या सर जी? आर्टिकल 21A के तहत आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको याद रखना है कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं राज्यपाल साथियों राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है साथियों। क्या स्थगन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा। आपका डी में आपका डी देखते हैं साथियों राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो साथियों आपको इसमें से गलत छापना है। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर है, यानी कि इसकी सही है। और आपसे दूसरा बी ऑप्शन आपका राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, तो ये भी सही है आपका। और आपसे सी बचा। तो साथियों राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो साथियों आपका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 की बात हो रही है, तो किससे संबंधित है साथियों? तो आपको याद रखना है साथियों ऑप्शन सी पर नजर डालिए। आप एक बार ऑप्शन सी पर नजर डालिए। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। क्या सर जी? अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 के समय जो साथियों आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे
फरुखुद्दीन अली अहमद। क्या सर जी? फरुखुद्दीन अली अहमद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये फर्स्ट बार था जो 1975 में आपातकाल लगा था। तो साथियों उस समय ये राष्ट्रपति थे कौन? फरुखुद्दीन अली अहमद, आपको याद रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं साथियों। इंदिरा ने, साथियों इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? साथियों आपातकाल की बात हुई है तो उससे बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? तो आपको याद रखना है 25 जून 1975 ईस्वी में उन्होंने साथियों जो है इमरजेंसी लगाई थी। और क्यों लगाई थी? तो आपको लिखना है भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था साथियों उस टाइम ये आपातकाल लगा था। अगला है आपका, भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, आपको याद रखना है। भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? तो भारत में दूसरी बार लगा था आपका 17 सितंबर 1971 ईस्वी को। क्या सर जी? 17 सितंबर 1971 ईस्वी को दूसरी बार आपातकाल लगा था। आपसे पूछे आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 352 के तहत साथियों आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अगर कोई इमरजेंसी आती है। अगला है आपका, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? तो साथियों आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबनान की राजधानी क्या है? साथियों लेबनान की राजधानी बतानी है। लेबनान की राजधानी क्या है? तो कमेंट में लिखना आपने लेबनान का नाम कभी सुना है या नहीं। तो बताइए लेबनान की राजधानी क्या होगी? तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी साथियों आपकी ऑप्शन ए बेरूत। क्या साथी? बेरूत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, लेबनान की राजधानी हो जाएगी। चलिए और राजधानी के बारे में जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। देश और उनकी राजधानी के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी को आपको याद रखना है जकार्ता होती है। चीन की राजधानी को याद रखना है बीजिंग होती है। वियतनाम की राजधानी को याद रखना है तो हनोई होती है। और फिलीपींस की राजधानी को याद रखना है मनीला होती है। और हॉल सी की जो साथियों हॉल सी की राजधानी को आपको याद रखना है वेटिकन सिटी होती है। वेटिकन सिटी होती है साथियों, आपको याद रखना है। और आपका नीचे है नाउरू साथियों, जो आपने सुना है नाउरू साथियों आपने सुना है। तो नाउरू की जो राजधानी होगी वो यारेन हो जाएगी। क्या सर जी? यारेन हो जाएगी। आपसे पूछ ले साथियों लिechtenstein का राजधानी कहाँ है? लिechtenstein का राजधानी कहाँ है? तो बादुज हो जाएगा। क्या सर जी? बादुज आपको लिखना है। साथियों प्रीवियस ईयर में आपकी इस तरीके से राजधानी पूछी गई थी साथियों, जो कि आपको उनके बारे में पता भी नहीं था। तो साथियों मैंने उसी लेवल पर आपकी ये राजधानी बताई है, तो नोट कर लेना एक बार इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, तेंगे यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तेंगे यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन सी तेंगे, ये कजाकिस्तान की मुद्रा होती है। चलिए मुद्रा के बारे में जानते हैं। ओमान की मुद्रा कौन सी है? आपसे पूछे ओमान की मुद्रा कौन सी है? तो ओमानी रियाल हो जाएगी। कंबोडिया की मुद्रा पूछे आपसे तो कंबोडियाई रियाल हो जाएगा। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर हो जाएगा। क्या सर जी? ऑस्ट्रेलिया का डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? आपको लिखना है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या सर जी? ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? वो बताइए साथियों कौन से विधेयक, कौन से संशोधन में, वो बताइए साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों 122 में संशोधन विधेयक 2014 में साथियों 122 में संशोधन विधेयक साथियों 2014 में शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे सम्मता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रामचरितमानस की भाषा है, बताइए साथियों। रामचरितमानस की भाषा क्या होगी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताइए साथियों कौन सी होगी रामचरितमानस की भाषा? कौन सी होगी? तो हो जाएगी साथियों अवधी भाषा। क्या हो जाएगी? अवधी भाषा। सर जी क्या हो जाएगी? अवधी भाषा हो जाएगी सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है, वो बताइए साथियों। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताना है सर जी आपको। वो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर जी सूरसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? सूरसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? सूरसागर। ऑप्शन सी में सूरसागर है, तो वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? वो बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? वो बताइए। केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, कल्याणी नदी। तो क्या होगा सर जी सही आंसर? तो सर जी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? कल्याणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याणी। ये साथियों यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, कल्याणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा जिसे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? मृदा, वो बताइए साथियों। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? क्या हो जाएगा सही आंसर? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। कौन सा हो जाएगा? तो सर जी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सर जी, जौनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? जौनपुर। जौनपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? वो बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों का ही। वो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो सर जी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर जी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? महोबा। क्या हो जाएगा सर जी? महोबा हो जाएगा। महोबा ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभ में उत्तरीकरण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है देश के संग्रहालय में संरक्षित है? वो बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है? किसके संग्रहालय में संरक्षित है? किसके में है साथियों? तो क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन बी। किस में है साथियों? सारनाथ में। क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक, भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों। जयहोटी के नाम से जाना जाता है अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सर जी बुंदेलखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन बी में है, तो बुंदेलखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? वो बताइए साथियों। बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड। वो बताइए साथियों कौन सा होगा सही आंसर? कौन सा होगा सही आंसर? तो सर जी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? बाल बोधनी। क्या हो जाएगा सर जी? बाल बोधनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल बोधनी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश में संबंधित थे? बताइए साथियों। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? एटा से, इटावा से, औरैया से, फिरोजाबाद से। बताइए साथियों। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो साथियों सही आंसर इटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? इटावा। इटावा ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी?
तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो किस में की गई थी साथियों? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा सर जी? पाटलिपुत्र हो जाएगा सही आंसर। पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी साथियों? तो किस वर्ष हो जाएगी? 1935। क्या हो जाएगा सर जी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बताइए कौन है साथियों बिहारी सतसई के रचयिता? तो कौन हो जाएंगे? बिहारी लाल। क्या हो जाएगा सर जी? बिहारी लाल हो जाएगा सही आंसर। बिहारी लाल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? वो बताइए साथियों, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है साथियों? तो कौन सी नहीं है? 16वां प्रश्न की। तो कौन सी है? रस विलास। क्या हो जाएगा सर जी? रस विलास हो जाएगा। रस विलास साथियों तुलसीदास की रचना नहीं है। रस विलास किसकी हो जाएगी? किसकी रचना है साथियों? आपको यह बताना है। बाकी ये तीनों आपकी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? बादल राग कविता के रचयिता कौन है? कौन है साथियों? तो कौन है? तो क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साथियों बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी में। बाल राग के साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा सर जी? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे सर जी। ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कवि महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? वो बताइए साथियों, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो किस में है साथियों? तो सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर सागर। क्या हो जाएगा सर जी? सूर सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक कमलेश्वर ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया था? वो बताइए साथियों, कमलेश्वर ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया? तो किसका किया साथियों? तो डी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से साथियों किसी का भी नहीं किया था। जो साथियों लेखक कमलेश्वर थे इन्होंने इनमें से की पत्रों संपादन का इन्होंने समाचार पत्रों का संपादन नहीं किया था। तो किसका किया था ये भी जानते हैं। लेखक कमलेश्वर ने साथियों सरिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं साथियों। ये कौन? कमलेश्वर ने साथियों कौन कौन से समाचार पत्रों का किया है? तो सरिका हो जाएगा, धर्मयुग हो जाएगा, जागरण, दैनिक भास्कर साथियों इन चारों का इन्होंने साथियों पत्रिकाओं का जो संपादक रहे हैं। कौन? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेम्माचेरी, कुन्ही रमण, नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? बताइए साथियों, चेम्माचेरी, कुन्ही रमण, नायर निम्नलिखित में से किससे नृत्य से उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो किससे हैं साथियों? किससे हैं? ऑप्शन ए कथकली से। क्या? कथकली बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए साथियों, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत नागरिकता से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाग 2 सर जी। क्या हो जाएगा? भाग 2। भाग 2 साथियों नागरिकता से संबंधित है। 23 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। बताइए साथियों कितने उम्र के? तो कितनी उम्र के साथियों? 14 उम्र के बच्चे। क्या साथियों? 14 उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने का कोई भी
नियोजित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो किसकी साथियों बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? 25 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 55 बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। किसे? मुंशी प्रेमचंद को साथियों। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस की शैली है, रामचरितमानस की शैली कौन सी है बताइए साथियों? कौन सी हो जाएगी शैली? तो कौन सी हो जाएगी? प्रबंध शैली। क्या हो जाएगी सर जी? प्रबंध शैली हो जाएगी। प्रबंध शैली हो जाएगी सर जी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम की सूक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? कौन है साथियों राम की शक्ति पूजा के रचनाकार? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं? यशपाल, कमलेश्वर, चंद्रधर शर्मा या फिर डी सर्वेश्वर दयाल। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है साथियों? तो कौन है आपके? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कमलेश्वर साथियों। बिल्कुल सही आंसर है क्या? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों शुद्ध वाक्य के लिए आपको चारों ऑप्शन को साथियों पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें से शुद्ध वाक्य को छांट सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट वाक्य, उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आई। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजे आए। उसे पुस्तक पढ़ने से बहुत मजे आए। बताइए साथियों कौन सा है शुद्ध वाक्य इनमें से? तो कौन सा दिख रहा है आपको? तो कौन सा है? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या? बी। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया। उसे समोसे खाने में बहुत मजा आया। तो साथियों ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ये बाकी आपके ये तीनों गलत वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इनका कोई मेल ही नहीं मिल रहा है। चलिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें व्यास सम्मान के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। वो बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें व्यास सम्मान के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया है? साथियों हाल ही का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, सॉरी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी साथियों, पुष्पा भारती। क्या सर जी? पुष्पा भारती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पुष्पा भारती को साथियों हाल ही में 33वें व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो बिरला फाउंडेशन की स्थापना पूछे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं बिरला फाउंडेशन की स्थापना, तो आपको याद रखना है 1991 ईस्वी में साथियों बिरला फाउंडेशन की स्थापना होती है। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला साथियों कौन थी? व्यास सम्मान आपके एग्जाम में के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला की बात करें साथियों तो चित्रा मुद्दुल हो जाएंगी। क्या सर जी? चित्रा मुद्दुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं साथियों व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक साथियों आपको याद रखना है रामविलास शर्मा को आपको याद रखना है। अगर साथ ही मैं आपसे पूछूं व्यास सम्मान कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है साथियों? व्यास सम्मान साथियों एक साहित्य पुरस्कार साथियों, साहित्य पुरस्कार होता है साथियों एक तरीके से। तो साथियों इसी को व्यास सम्मान कहते हैं। तो व्यास सम्मान कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो चलिए साथियों कितनी भाषाओं को दिया जाता है जानते हैं साथियों। साथियों संस्कृत के क्षेत्र में भी दी जाता है, पाली साथियों और प्राकृत
अरबी, फारसी, शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़ और शास्त्रीय तेलुगु तथा शास्त्रीय मलयालम साथियों, इन भाषाओं के लिए साथियों, इन भाषाओं में साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है साथियों। 82 सम्मान पुरस्कार साथियों इतनी भाषाओं को दिया जाता है, आप इन सबको नोट कर लेंगे। चलिए और जानते हैं साथियों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेफी डिसूजा साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति आपसे पूछूं तो साथियों आपका सही आंसर सलीम दुर्रानी हो जाएगा। क्या सर जी? सलीम दुर्रानी हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया, 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया, तो साथियों आपका सही आंसर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को साथियों इन्हें चुना गया। और किस में दिया गया साथियों, इन्हें व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए साथियों इसको चुना गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आपसे पूछूं साथियों सरस्वती सम्मान के सरस्वती सम्मान के प्रथम कौन है साथियों, जिन्हें सरस्वती सम्मान से प्रथम बार सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। क्या सर जी? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। तो साथियों इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट सबको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, वो बताइए साथियों। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी पर स्थित है और किस द्वीप पर है, तो बताइए साथियों कहां पर है, तो आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। क्या सर जी? नर्मदा नदी पर साथियों पंडित वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है साथियों नर्मदा नदी के किनारे पर। अगर साथियों मैं आपसे पूछे साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुई साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना तो साथियों आपको याद रखना है 31 अक्टूबर साथियों 2018 में साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना होती है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है, तो साथियों आपको याद रखना है साथियों ये गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। कहां पर? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे साथियों ये स्थापित की गई है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 182 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक मूर्ति है। किसकी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि किसकी साथियों, तो आपको ध्यान रखना है 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बताइए साथियों। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे, बताइए कौन थे, तो कौन थे साथियों आपके, तो सर जी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो हमें पता है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा बलदेव सिंह साथियों। क्या? बलदेव सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे साथियों, बलदेव सिंह को आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे ये। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री की बात करें साथियों, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण हो जाएंगी आपकी। अगर आपसे मैं पूछूं रक्षा मंत्री पदक कब आरंभ हुआ, रक्षा मंत्री पद कब आरंभ हुआ साथियों, तो आपका सही आंसर 1961 हो जाएगा। आपसे पूछूं भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार पटेल हो जाएंगे। क्या सर जी? सरदार पटेल बिल्कुल सही आंसर है। आपसे पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आपसे पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। अगर आपसे मैं पूछूं 2023 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, 2023 में साथी जो भारत के रक्षा मंत्री यानी कि वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह को याद रखना है। आपसे अगर पूछूं साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है अमित शाह को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री तो रमेश पोखरियाल को याद रखना है। आपसे पूछे साथियों भारत के प्रथम कृषि मंत्री, भारत के प्रथम कृषि मंत्री तो राजेंद्र प्रसाद को याद रखना है, ये 1946 में चुने गए थे साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में भारत
के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री? तो सूर्य प्रताप शाही को याद रखना है साथियों। सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों कमेंट करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी साथियों। क्लास के 1 से 2 घंटे बाद आपको पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। जितने भाई कमेंट करेंगे आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे साथियों बताइए। तो सही आंसर है इसका वॉरेन हेस्टिंग साथियों। वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग को याद रखना है साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें साथियों तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ये 1828 ईस्वी में साथियों बने थे। किसमें? 1828 ईस्वी में बने थे। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है, वर्तमान में भारत के गवर्नर, तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास हो जाएंगे। आपसे अगर पूछे बंगाल का वायसराय कौन था तो लॉर्ड कर्जन को याद रखना है साथियों, लॉर्ड कर्जन को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, अंतिम की बात हुई यहाँ पर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे आपकी। क्या सर जी? लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इन सभी नोट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लो, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से लेकर और 1950 तक साथियों कितने 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों आपको पता है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम तो संयुक्त प्रांत हो जाए। क्या सर जी? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो बताइए साथियों किसने की थी? तो आपको याद रखना है 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना विलियम मुइर ने की थी साथियों। क्या? विलियम मुइर ने की थी। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखना है। आपसे अगर पूछे साथियों प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, साथियों जो फर्स्ट विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तक्षशिला में साथियों इस विद्यालय को स्थापित किया गया था। आपसे पूछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है साथियों, शायद वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, वो बताइए कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर वंदना सिंह साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वो बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो साथियों ये आपको क्लास इंपोर्टेंट लग रही हो साथियों, क्लास इंपोर्टेंट लग रही हो तो क्लास को एक लाइक कर देना साथियों, साथ में लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नई वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आगरा में साथियों, आगरा में उत्तर प्रदेश के आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगरा में आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं साथियों। मथुरा में कौन सा मेला आयोजित होता है साथियों? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मथुरा में कौन सा मेला है? तो आपका सही आंसर मुड़िया मेला हो जाएगा। क्या सर जी? मुड़िया मेला हो जाएगा। आपसे अगर पूछे पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है तो पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में लगता है साथियों। सोनेपुर मवेशी मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर बिहार में है साथियों, ये यहाँ पर लगता है। आपसे पूछे नौचंडी मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरठ के यूपी में लगता है। क्या सर जी? मेरठ के यूपी में साथियों इस मेला को आप ये मेला देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे साथियों सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला साथियों सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा के अंदर साथियों ये मेला लगता है। आपसे पूछे कुंभ मेला तो साथियों कुंभ मेला आपके 3 से 4 जगह पर लगता है। एक तो हरिद्वार हो गया, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन साथियों, ये 4 जगह पर आपका मेला लगता है। कौन सा? कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था?
वो बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए साथियों, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी साथियों। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो किसका किया था साथियों? तो किसका किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था साथियों। यूपी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। वो बताइए साथियों, वर्ष 1930 में साथियों, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने साथियों किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? वो बताइए साथियों, किसके लिए जीता था? तो सही आंसर आपका भौतिक शास्त्र के लिए। क्या सर जी? भौतिक शास्त्र के लिए साथियों उन्होंने 1930 में साथियों भौतिक शास्त्र से नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए साथियों, इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए सही रहेंगे ये। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय साथियों, नोट करते जाना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तो मेरी स्कोलोडसा को याद रखना है साथियों। अगर आपसे पूछे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया को याद रखना है आपको। आपसे पूछे भारत की कौन सी मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला, भारत की कौन सी मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो गांधी नाम की फिल्म थी साथियों, इसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था साथियों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ये मेरठ से शुरू हुआ था। क्या सर जी? मेरठ से शुरू हुआ था। और साथियों जो टोकरी थी साथियों, जो टोकरी थी ये किस टोकरी से शुरू हुआ था? तो साथियों इसका आंसर कमेंट में एक बार से जरूर लिख देना साथियों। मेरठ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था साथियों, ये भी मुझे बताना। दिल्ली से किसने किया था? हैदराबाद से किसने किया था साथियों? देखते हैं आप कौन से क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों, कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्ल लैंडस्टीनर बिल्कुल सही आंसर है। अगर साथियों आपसे पूछे, अगर आपसे पूछूं रक्त समूह की खोज कब की गई, रक्त समूह की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो साथियों कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों 1900 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना खोज की गई, यानी खोज की थी। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं पहला रक्तदाता दिवस से साथियों, पहला रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 2004 में पहला रक्तदाता दिवस मनाया गया था। आपसे पूछूं विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? साथियों थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम को याद रखना है। क्या है थीम? खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। साथियों इसकी थीम है ये, खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। ये साथियों विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है आपकी एग्जाम के लिए, तो इसको याद करके रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों लावड़ी की बात हुई है, तो लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। क्या सर जी? महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लावड़ी भारतीय जो साथियों लावड़ी है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं साथियों। हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछूं आपसे, हरियाणा का राजकीय नृत्य साथियों आपको घूमर नृत्य को याद रखना है। केरल का नृत्य पूछे साथियों तो कथकली को याद रखना है। मिजोरम का साथियों नृत्य पूछे तो आपको चेरो नृत्य याद रखना है। आपसे अगर पूछे मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है तो आपको याद रखना है मणिपुरी नृत्य। साथियों मणिपुरी नृत्य को याद रखना है। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं
उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन से साथियों? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य साथियों चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य साथियों ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे साथियों। इतने नृत्य हमारे यूपी में साथियों काफी ज्यादा फेमस है, तो आपको इनको सबको याद कर रखना है, क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है साथियों? बहरीन की राजधानी है। तो मैंने साथियों पिछली वीडियो में लगभग 6 से 7 राजधानी करवाई थी आपकी, तो साथियों ये सभी इंपोर्टेंट थी। तो साथियों इस बार इसमें भी आपको कुछ राजधानी कराने वाला हूं। सबसे पहले आप ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी सर जी? तो बहरीन की हो जाएगी आपकी, बहरीन की क्या होगी? बहरीन की हो जाएगी मनामा। क्या? मनामा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाई थी और क्वेश्चन यहां से आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो बहरीन की राजधानी क्या हो? मनामा हो जाएगी। चलिए देश और उनकी राजधानी को जान लेते हैं सर जी कि आपकी राजधानी कौन कौन सी पूछ सकता है। देखो सर जी लेबनान की राजधानी तो मैंने पिछली वीडियो में भी करवाई थी, इसमें भी करवा रहा हूं। लेबनान की राजधानी साथियों बेरूत हो जाएगी। और आपसे पूछे तुर्की की राजधानी तो अंकातारा हो जाएगी। ईरान की आपकी तेहरान हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। जर्मनी की आपकी बर्लिन हो जाएगी। थाईलैंड की आपकी बैंकॉक हो जाएगी। क्या सर जी? आपको ये राजधानी याद करके रखनी, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है ये। यूनाइटेड किंगडम की साथियों लंदन हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की साथियों सोल हो जाएगी। कोलंबिया की साथियों बोगाटो हो जाएगी। और आपसे पूछे स्पेन की साथियों मैड्रिड हो जाएगी। और युगांडा ही पूछे साथियों तो आपकी कंपाला हो जाएगी। क्या सर जी? कंपाला हो जाएगी। आपसे अगर पूछूं अर्जेंटीना की राजधानी तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। और अल्जीरिया की पूछूं साथियों अल्जीरिया की तो अल्जीरियस हो जाएगी। और सूडान की पूछूं तो आपसे खार्तूम हो जाएगी। क्या सर जी? तो साथियों ये मैंने राजधानी आपको करवाई है। इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको गारंटी से देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप देख लेना, नहीं तो आप सर जी इसको याद करके रखना। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए साथियों। हरिवंश ने कौन सी आखिरी कविता लिखी थी? तो साथियों कौन सी लिखी थी? तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा 1 नवंबर 1984 साथियों इन्होंने ये आखिरी कविता लिखी थी। आखिरी कविता लिखी थी इन्होंने। अगर साथ ही मैं आपसे पूछूं चल मर्दाने किसने लिखी थी? अगर मैं आपसे पूछूं 2 चट्टानें किसने लिखी थी? अगर मैं आपसे पूछूं अग्निपथ किसने लिखी थी? तो साथियों आप क्या बताएंगे? तो सर जी आप हरिवंश राय बच्चन बताएंगे। साथियों ये चारों जो चारों कविताएं या फिर रचनाएं हैं ये साथियों चारों आपकी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय बच्चन की है। और चल मर्दाने साथियों ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। 2 चट्टानें ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। और अग्निपथ साथियों यह भी हरिवंश राय बच्चन की कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों बताइए। साथियों पुस्तक से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड पुस्तक के हो जाएंगे साथियों R.K. नारायण। क्या सर जी? R.K. नारायण साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए R.K. नारायण साथियों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए साथियों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को जान लेते हैं। तो साथियों गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। कामसूत्र आपकी बात है राज तरंगड़ी की बात करें तो कल्हड़ ने लिखी है। स्पीड पोस्ट की बात करें तो आपकी शोभा डे ने लिखी है। और आईने अकबरी की बात करें तो अबुल फजल ने लिखी है। डिवाइन लाइफ साथियों डिवाइन लाइफ आपकी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी इस बार। डिवाइन लाइफ साथियों आपकी शिवानंद हो जाएगी। शिवानंद हो जाएगी। आपसे अगर पूछे इंटरनल इंडिया साथियों तो इंदिरा गांधी ने लिखी थी ये। माई टूथ साथियों किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखी थी। और मिलिंद
पन्नू साथियों किसने लिखी थी, तो नागसेन ने लिखी थी। शहनामा साथियों किसके द्वारा लिखी गई, तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। बाबरनामा की बात करें तो साथियों ये बाबर के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र की बात करें साथियों तो चाणक्य ने लिखी थी। हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। विनय पत्रिका की बात करें तो तुलसीदास ने लिखी थी। गीत गोविंद की बात करें तो जय देव ने लिखी थी साथियों। और बुद्ध चरितम की साथियों बात करें तो अश्व घोष ने ये पुस्तक लिखी थी। और यंग इंडिया साथियों महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और मालगुडी डेज साथियों, मालगुडी डेज R.K. नारायण की यह पुस्तक है साथियों। तो साथियों ये कुछ पुस्तकें हैं, आपको इनको नोट करते जाना या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर साथियों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। क्या सर जी, 1956 ईस्वी में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछे साथियों, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। होन्शु, वो बताइए साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर तेल हो जाएगा। क्या सर जी, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, आपको नहीं पता। ये साथियों तेल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। बताइए साथियों, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। वो बताइए साथियों किसे कहा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। क्या सर जी, लॉर्ड रिपिन को साथियों आपका स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा गया था। लॉर्ड रिपिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। किसके द्वारा किया गया था साथियों, 1935 की बात है। 1935 में किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय द्वारा इसका जो सुझाव प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेहिन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। वो बताइए साथियों, वेहिन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टेरिन कायर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। सॉरी, पुस्तक नहीं उपन्यास है साथियों ये, तो इनके द्वारा ये लिखा गया था।